आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फारिका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी मातृभूमि, अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए काम करती हूँ। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया से ही है, मोहम्मद अफजल साहब है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ब्रांच है, मुस्लिम एमआरएम के ये प्रचारक है। 20 सालों से ये एमआरएम में काम कर चुके हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। देखिए, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कई लोगों के गलत ख्यालात हैं। कई लोग, कई हमारी जितने भी पड़ोसी मुल्क, आप भी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे भारत की टांग खिंचाई में कभी पीछे नहीं रहता है। तो पाकिस्तानी वहां पे क्या कुछ विचारधारा रखते हैं स्वयंसेवक संघ को लेकर के, उनका बस यही मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी वहां पे उसके ब्रांचेस है, वो बस हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते हैं। वो बस मुसलमानों की आबादी जो है खत्म करना चाहते हैं भारत से, वो बस मुसलमानों के लिए जुल्म पैदा करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, बीइंग द मेंबर ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप एक मुसलमान हैं, आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, आप इन बातों को किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया स्टूडियो में, उसके लिए आपका जी। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि जो आपको जो या दुनिया को ये जो परसेप्शन बना रखा है इस तरह का कि ये मुस्लिम समाज को भूनेंगे भगाड़ेंगे नहीं, बाकी कच्चा ही खा जाएंगे आरएसएस वाले, हम्म। लेकिन ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। पिछले पिछले 20 साल से इस संगठन के साथ जुड़कर, आरएसएस के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। हमारा हम्म। संगठन अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस के माननीय आदरणीय श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे जो है जो हमारे इस संगठन के जो है रुए रवा हैं, उस हैसियत से हम उनको अपने साथ लेके चलते हैं। लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 सालों में हम सब जितने हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, एक मुसलमान को ये नहीं कहा गया कि आप इस्लाम छोड़कर आप हिंदू बन जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। हम मुसलमान अपने मजहब के ऊपर हैं, अपने वक्त पे हमारे जो संगठन के कार्यक्रम भी होते हैं तो हम नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, और वो अपने पूजा के टाइम पे पूजा करते हैं, हम नमाज के टाइम पे नमाज करते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, चाहे वो आरएसएस हो चाहे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, कि हमें देश हित राष्ट्र के हक में जो बेहतर हो सकता है वो काम करना है। उसके लिए जी। हमें हिंदू और मुस्लिम को एकता के साथ काम करना है, और उसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे इस बात का जी। फख्र है। जी। जी, बहुत शुक्रिया। आपने कई ऐसी सच्ची बातें बोली संघ के रिलेटेड, शायद ही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जवाब मिल ही गया होगा। आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, चूंकि आप भी जानते हैं कि एनआईए दिल्ली ने डिमांड की है। आप भी जानते हैं यासीन मलिक जेकेएलएफ के एक मेंबर थे, तो आप भी जानते हैं कि उन्होंने डिमांड की है उनकी फांसी की। आपको क्या लगता है, एज अ देशवासी उनको फांसी दे देनी चाहिए? एज ए देशवासी, एज ए भारतवासी, आपको क्या लगता है कि उनको फांसी देने में ही गवर्नमेंट की भलाई है या नहीं? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है उसका एक कानून है, एक आइन है। उस हम्म। आइन के मुताबिक सारे काम होते हैं। मेरी डिमांड तो ये होगा कि मैं पाकिस्तान से जो है जो मकबूजा जो कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हमारा हक है, वो हमें मिल जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान हमें दे देगा थाली में रखकर? ये सब हम्म। हर आदमी की अपनी अपनी तमन्नाएं होती है। यासीन मलिक के लिए अगर एनआईए ने कहा है कि यासीन मलिक को जो है फांसी देनी चाहिए, वो अपनी तरफ से उनकी जो चार्जशीट है उसकी तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद उसमें वो डिमांड करते हैं कि भाई इसका इतने जुर्म है, इस जुर्म को जेरे बहस लाकर इसको हम चाहते ये हैं कि इसको मैक्सिमम जो कहते हैं ना कि पूरा जो आखिरी जो वो इंसाफ है वो यही है कि इसे फांसी दे देनी चाहिए। उनकी डिमांड हो सकती है, और हर हम्म। हिंदुस्तानी की, देखिए हर हिंदुस्तानी जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, अगर इसके खिलाफ कोई आदमी अगर जो है हथियार उठाता है या देश के खिलाफ कोई काम करता है, उसको हम यही चाहेंगे कि उसको जो है कहीं ना कहीं उसको मैक्सिमम जो वो होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि उसको सजा मौत हो। लेकिन हम ना मेरी चलेगी ना एनआईए की चलेगी, चलेगी हम्म। कानून की।
इंसाफ की हम्म। चलेगी, हमारे देश में कानून है उसकी चलती है। वो हम्म। उसको जो है अपने पारखी नजर से उसको देखेगा, समझेगा, और उसके बाद जो फैसला होगा वो फैसला हम्म। आखिर से होता है। देखिए, आपको आपको पता है, इससे पहले ऐसे भी माहौल बने हैं कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी रहे जिनके लिए रात को भी हमने, हमारे मुल्क का ये कानून है, सिर्फ हिंदुस्तान है ये, कि जो ऐसे लोगों के लिए जो आतंकवादी है ये जानते हैं उनको सजाए मौत होने वाली है, और अगले दिन सुबह सजाए मौत होगी, तो रात को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और वहां जाकर इंसाफ की बात करिए, गुहार लगाइए, और इंसाफ के लिए उनकी सुनी गई है। ये बात हम्म। दूसरी है कि उनके उनका जो जुर्म इतना बड़ा था कि उनको सजाए मौत देनी थी तो वो दी गई। लेकिन हम्म। से कब हमारे मुल्क का ये बहुत खूबसूरती है कि हमारा मुल्क कानून से चलता है, किसी के दिल की तमन्नाओं से नहीं चलता कि मेरा जी। मन आया। और हमारा कानून जो है, हम उसके ऊपर पाबंद है, हम लोग हिंदुस्तान के लोग, तो ये हमारा हम्म। फख्र भी। तो इसलिए हम्म। ये सोचना कि यासीन मलिक साहब के साथ क्या होगा, कानून करेगा जो कुछ भी करेगा। मैं हम्म। एनआईए की तरफ से जो रखी है वो बहुत अच्छी बात रखी है, मैं उसके हम्म। खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, कानून की हम्म। बालादस्ती होनी चाहिए, बस मैं ये चाहता जी। जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप एक भारतवासी हैं और आपको भी पता है कि यासीन मलिक जो है जेकेएलएफ के मेंबर रहे हैं। आपसे जानेंगे आप क्या विचारधारा रखते हैं यासीन मलिक को लेकर के। क्या आपको लगता है वो एक बेगुनाह इंसान है, या फिर आप भी उनको दहशतगर्द के रूप से हूँ। देखते हैं? देखिए, जिस आदमी ने हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाया, या उसने कोई भी दहशतगर्द मामलात के अंदर वो पकड़ा गया है, वो चाहे यासीन मलिक हो, बुरहान वानी हो, या एनीबडी एनीबडी कोई भी हो, हम्म। उसको हिंदुस्तान का हर आदमी, मेरे समय जितने भी हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं हमारे मुल्क में अमन भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, इखलाक रहे। अगर ये नहीं रहता तो हमारा मुल्क अच्छा नहीं कहलाएगा। इसलिए ऐसे तत्वों को, जो इस तरह के लोग हैं, उनको तो बिहाइंड द बार भी होना चाहिए, और उनको मैक्सिमम सजा, जो फांसी की सजा है, वो देनी भी चाहिए, मेरा ये मानना। हम्म। जी। देखिए, आपसे एक और बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे, चूँकि महबूबा मुफ्ती जी को भी आप जानते होंगे और अल्ताफ बुखारी साहब, जो कि यहाँ के 2 पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके भी ट्वीट्स में क्या कुछ ज़िक्र था, उनका उनका यही मानना था कि उन्होंने यासीन मलिक के फ़ेवर में बात की थी, जबकि एनआईए ने डिमांड की थी कि यासीन मलिक को फांसी हो। तो वहीं दूसरी तरफ से महबूबा जी उठी थी कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क नहीं है। बहुत आपने ट्वीट भी देखी होगी। क्या कहना चाहोगे उन बातों पे जो वो उनको एक फेवर दे रही थी? क्या कहना चाहोगे उन बातों पे? क्या लगता है आपको महबूबा जी जो है किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में कश्मीरियों को लेके जा रही है? महबूबा जी को ये शायद अंदाजा नहीं है कि वो ऐसे मुल्क में बैठे जो आप इस तरह की बेहयाई वाली बात कर रही हैं, और इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात कर रही हैं, उसके हम्म। बावजूद भी आपको आपके साथ इंसाफ किया जा रहा है, और आपको किया जा सुना। रहा है। ये क्या, पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? जो हम्म। देश का मिनिस्टर है, उसको उसको आज फांसी देना, उसको मारने के लिए, उसको बेहद बार डालने के लिए वो कोशिश की जा रही है। जो भी हम्म। आप देखिए, वो कहते हैं इंसाफ, अगर वो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ला इलाहा हम्म। इल्लल्लाह वाला है। अगर उस मुल्क से बेहतर मुल्क, हमारा लाख दर्जा बेहतर हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, अगर वो ला हम्म। इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता, तो एक चुना हुआ हम्म। नुमाइंदा आजादी से अब तक के लिए, मैं गारंटी हम्म। लेता हूँ कि आजादी से अब तक जितनी भी चुनी हुई सरकार है, उनको हटा के कोई या तो उसे तख्ते पे चढ़ा दिया गया, फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया, या गोली मार दी गई, या बम से उड़ा दिया गया। इसके हम्म। अलावा किसी का नसीब, या उसको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। ये हमारा हम्म। मुल्क, यहाँ पे कानून की बालादस्ती है। यहाँ पर हम्म। भी आता है, अगर कांग्रेस थी, उसकी सरकार आ रही थी, उनको वो आज बिल्कुल आराम से आज हटके, उनकी जगह आज भाजपा आई, कल भाजपा चली जाएगी, उसकी जगह कोई दूसरी जिसको जनता चुनेगी वो सरकार आएगी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। ये कोई हम्म। ऐसा ऐसा मुल्क नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी को समझ लेना चाहिए कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो हिंदुस्तान में है। अगर हम्म। पाकिस्तान में होती, या तो वो विदेश में लंदन में कहीं बैठी होती, या जेल के अंदर बैठी होती, या दुबई हम्म। में कहीं बैठी होती, इन पाकिस्तान के अंदर ही बैठी होती।
ये हमारे मुल्क की बात है जो उनको आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं और उनको आज भी इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है। पाकिस्तान में तो तहरीक इंसाफ पार्टी को बैन लगाने की तैयारी हो रही है। और ये हमारे मुल्क के अंदर चाहे कोई भी पार्टी हो जो कितनी भी खिलाफ हमारी सरकार के खिलाफ बोल रही है, लेकिन कोई बैन लगा रहा है, कोई इस तरह का कोई कानून बन रहा है, तो वहां तो कानून की बालादस्ती नहीं है। हमारा मुल्क है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ कानून की बालादस्ती है। अगर जब तक कि ये ना हो तो आप ये देखिए, तो पाकिस्तान जो है आज हम जो तरक्की कर रहे हैं कानून की बालादस्ती की वजह से, आज हिंदुस्तान, आप अभी आप G20 की जो हमारे आपके यहाँ निश्चित हुई है, आप ये पूरा दुनिया देख रही है ना कि हिंदुस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है दुनिया की। पाकिस्तान कहाँ है? वो ग्रे लिस्ट में है, ग्रे, इस्लामी ग्रे लिस्ट। इस्लामी मुल्क जिस है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला मुल्क है, वहां पे वो ग्रे के अंदर है। ये हमारा मुल्क आज भी आज दुनिया को देता है। पहले हिंदुस्तान भी दुनिया से लेता था और पाकिस्तान भी लेता था, लेकिन आज हमारा मुल्क दुनिया को देता है। आज हमारे मुल्क बरामदात और दरामदात दोनों जबरदस्त है। आज हमारे पास डॉलर भरपूर वो है, हमारे पास करेंसी की कोई कमी नहीं है, आज हमारे पास कारोबार की कमी नहीं है, आज हमारा नौजवान जो है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान नहीं है। वहां पे नौजवान को यही पता नहीं है उसका उसका मुस्तकबिल क्या है, उसके वो इस अंधेरे मुस्तकबिल के अंदर वो जी रहे हैं कि उनका यही नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। कल शहबाज शरीफ रहेंगे, नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इमरान मरेगा या जिएगा। ये वहां पर कोई, वहां पे जो कुछ करती है फौज करती है, यहाँ जो कुछ करता है कानून करता है। ये असल में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो ये उनका ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहता है कि हमारे कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का मुसलमान फक्र के साथ सीना तान के यहाँ पर अपने हक के साथ रह रहा है और रहता रहा है 1947 से, जब से पाकिस्तान बना, और आज भी। जबकि आप ये देखिए, ये मुसलमान जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, इसके पास दो रास्ते थे, वो पाकिस्तान भी जा सकता था, हिंदुस्तान में भी रह सकता था। उसने पाकिस्तान जाना नहीं समझा, क्योंकि ये सरजमी हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हमारे आबा अजदाद की सरजमी है। जहां पर आज जो पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान जो छोड़ के चला गया, उससे पूछा जाता है तुम्हारी सरजमीन कहाँ है? जिनके पास उनकी सरजमीन ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, क्या मुल्क बनाएंगे, क्या चलेगा? एक आखिरी बात मैं पाकिस्तान के बारे में, वो आप लिख लीजिए, हिंदुस्तान की डेट ऑफ बर्थ कहीं नहीं है। दुनिया के किसी खत्ते पे कोई ये नहीं कह सकता हिंदुस्तान की डेट ऑफ बर्थ ये है, और पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ बर्थ ये मैं आप कह देना चाहता हूं आपके सामने, और आप लिख लीजिए कहीं पे भी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ भी है, होगी उसकी। और एक दिन ऐसा आने वाला है बहुत जल्द कि पाकिस्तान की डेट, वो कहते हैं खात्मा बिल खैर होने की तैयारी पर है पाकिस्तान। ये आप समझ लीजिए, जिसकी ये आसमानों पे लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा आसमान है, कि क्योंकि उनके नुमाइंदों ने, जो नुमाइंदे उन्होंने चुने थे, वो इस काबिल नहीं थे, वो फौज इस काबिल नहीं थी कि वो देश को चला सके। इनको आज चलाना नहीं आता इनको, और ये सिर्फ बकवास करना जानते हैं कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम। इस्लाम क्या है उन्हें कुछ नहीं पता, हिंदुस्तान के मुसलमान बेहतर जानते हैं। जी। देखिए, आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि महबूबा मुफ्ती जी की भी आपने स्टेटमेंट सुनी कि किस प्रकार से वो उनको फ़ेवर कर रही है, और अल्ताफ बुखारी साहब ने भी क्या कुछ अपनी ट्वीट में ज़ाहिर किया है। वहीं बात करेंगे कश्मीर की, तो आप भी जानते हैं कि पिछले सालों में पाकिस्तान ने दहशत का सिक्का कश्मीर में कैसे आज़माया, कैसे हमारे बच्चों के हाथों में पत्थर थमाए, कैसे हमारे बच्चों के हाथ में ज़हर के रूप में ड्रग्स थमाए गए, पत्थर थमाए गए, हमारे कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन जो आज आप कश्मीर देख रहे हो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। क्या लगता है आपको, अगर एनआई की डिमांड फुलफिल हो गई, अगर यासीन मलिक को फांसी हो गई, क्या कश्मीर के हालात इस महबूबा मुफ्ती जी या फिर अल्ताफ बुखारी जी के स्टेटमेंट से वापस से ही कश्मीर के हालात में वही खराबी आएगी? क्या फिर से ही एक कश्मीरी वापस से ही उसी पाकिस्तानी मेंटालिटी का शिकार हो सकता है, उसी पाकिस्तानी माइंडसेट का शिकार हो पाएगा कि नहीं? क्या कश्मीर में फिर से हालात नासाज होंगे, नामसाइल होंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कश्मीर में पिछले 20 साल से, 83 में मेरी शादी हुई थी, जब से मैं कश्मीर आ रहा हूँ। और जी। कश्मीर
को मैं अपना दूसरा घर मानता हूँ। एक घर जी। मेरा दिल्ली में, तो दूसरा घर मेरा कश्मीर में है। कश्मीर के हम्म। लोग मेरे दिल में बसते हैं, और हम्म। कश्मीर के लोग का मैंने दिल की जो देखिए, चाहे डाउनटाउन हो, चाहे पूरा कह रहे हो सिंथन टॉप हो, चाहे कहीं पे, मैंने कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में मैं नहीं गया और वहां के लोग मुझे नहीं जानते हो, ऐसा कुछ हम्म। नहीं है। लेकिन मैं उन सबकी दिल की आवाज बता रहा हूँ कि देखिए, एक जब धारा 370-35A थी, आर्टिकल 370-35A था, तब और आज में कितना फर्क आ गया है। आज आप बहुत। देखिए ना, आप हम्म। देखिए सड़कें देखिए, मैं तो वो कहते हैं ना, अगर मैंने एक एक जो थे ना, जम्मू कश्मीर के एक जिम्मेदार से, मिनिस्टर से मैंने कहा, पूछा कि मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये जम्मू कश्मीर की सड़कें इतनी खराब क्यों हैं? हम्म। हैं? जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया, कहने लगा, उन्होंने, उनका जवाब था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वाकई में पैसा दिया था और वो खर्च होता, तो चांदी की सड़कें बनाई जा सकती थी कश्मीर की। लेकिन इन हम्म। जो जो पाकिस्तान के जो प्रोटेक्शन में रह के, और जो हुर्रियत, और जो जिस तरह के ये हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये महबूबा मुफ्ती साहिबा और ये सब, पीडीपी। ये पीडीपी वाले ये जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का डर दिखा के, अब वो जमाने खत्म हो। आज हम्म। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ये बात बता रहा हूँ कि आज पूरा जम्मू कश्मीर के लोग मेन स्ट्रीम में आकर देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आज वो खुद ये कहते हैं कि आइए और हमारे जम्मू कश्मीर में आके लोगों से कह रहे हैं बसिए। ये हम्म। आज मैंने खुद जो है ना, मेरे लोगों से कहा है, और मैं भी लोगों से कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं और हम उनके लोग हैं, वो हमारा हम्म। मुल्क है, और ये वो भी हम, आज एक बात समझ लीजिए कि वो जो पाकिस्तान पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, उसके लोग भी, मैं पिछले 2022 में 14 अगस्त को मैं जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे गया था, अपना साधना टॉप से नीचे उतर के टीटवाल पे जी। वहां गया था। वहां जाके मैंने झंडा फहराया था, उधर से पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा था, इधर टीटवाल में मैंने झंडा फहराया था। वहां के लोग और वहीं के लोगों ने वो सारा इंतजाम करा था, सारे इंतजाम कश्मीरियों ने किया था। मैंने 14 तारीख को वहां, 15 अगस्त को हमने लाल चौक के अंदर झंडा फहराया। तो ये सब चीजें आप, कल हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि तिरंगा लेकर हम कश्मीर के अंदर घूम सकते हैं। लेकिन आज जी। लाल चौक के अंदर, और 15 अगस्त को मैंने कोई ऐसी बड़ी इमारत नहीं थी, वो चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे होटल्स है, हर होटल के ऊपर उस पे हमारे देश का, हमारा तिरंगा, हमारा जिस पे हम लोगों का नाज है, फक्र है, वो हर जगह लहरा रहा था। इतने तिरंगे झंडे मैंने अपनी जिंदगी में वादी में नहीं देखे जितने मैंने 15 अगस्त को, जिसको अमृत काल कहा जाता है, वो अमृत काल के वक्त पे हमने देखा था सच मायने में। या कभी मैं अपनी जिंदगी में ये तस्वुर नहीं कर सकता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे देश की सरकार ने इस तरह का माहौल बनाया, उनको ये बताया कि भाई तुम विदेशी नहीं हो, तुम भी हमारे मुल्क के हो, और तुम्हारा हम्म। हक है इस मुल्क पर, उतना ही हक है जितना किसी दूसरे हिंदुस्तान के रहने वाले का। तो आप लोग बिल्कुल। इस, और आप एक बात और मैं बता दूं कि कश्मीर की का जो टैलेंट है, उसको इन्होंने पत्थर दे दिए थे हाथ में। कश्मीर के जी। टैलेंट बिल्कुल। को क्या दे दिया था इन्होंने। आज हम्म। जो कश्मीर का जो टैलेंट है, अगर वो टैलेंट आप ये देखें, जितने जहीन जो है कश्मीरी नौजवान है, जितने जितने टैलेंटेड मैं आज देखता हूँ, हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, अगर किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो एक दो कश्मीरी लड़का लड़के डॉक्टर मिल जाते हैं मुझे, मुस्लिम है। अगर उनको ये फक्र, ये डर होता कि भाई हिंदुस्तान में हमारे को जो है पसंद नहीं किया जाता, तो वो वहां पे डॉक्टरी कैसे करते। ये जी। ये आज, और आज सारे जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए, मैंने भोपाल में जाता हूँ वहां देखता हूँ, बेंगलोर में जाता हूँ वहां देखता हूँ, मैं राजस्थान में जाता हूँ वहां देखता हूँ, कश्मीरी नौजवान हर जगह तालीम ले रहे हैं। मैं ये चाहता हम्म। हूँ कि ये तालीम के मरकज जो है कश्मीर में बनने चाहिए, और कश्मीर के नौजवान कश्मीर में रहकर वो तालीम हासिल करें, और उसके हम्म। वो तालीम हासिल करने के पूरा मुल्क जो उनके लिए पूरा मैदान पड़ा हुआ है, वहां आकर खिदमत करें। तो ये जो ये तरक्की की निशानी है हिंदुस्तान, और वो गुमराही की निशानी है महबूबा मुफ्ती कल है।
आज जो है आज का जवान वो महबूबा मुफ्ती को या नेशनल बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस, इनको फारूक अब्दुल्ला को और इन खानदानों को वो समझ जानते हैं कि इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे, अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाया और कश्मीरी बिल्कुल। नौजवान सड़कों पे खड़ा रहा। मैं जी ये जी। देखता था कि कश्मीर का नौजवान गली गली मोहल्ले मोहल्ले सड़कों पर खड़ा रहता था, बेचैन रहता था, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट पे अगर आप कश्मीर में जाके देखें, सारे कश्मीरी नौजवान किसी न किसी जस्तजू में लगे हुए हैं। किसी सड़क उसके पास बिल्कुल। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सड़क पे खड़े होकर बात करे। ये बिल्कुल। हमारे मुल्क के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे देश की सरकार के लिए फख्र की बात है। और हमें जी यकीन है बिल्कुल। अब वो जमाना बदल गया। अब कोई अब सिर्फ एक ही वो है कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, वो हमें मिल जाए। उसके अलावा हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान जी अपनी बिल्कुल। जिंदगी है, हम अपनी जिंदगी, ये हमारी सोच। बिल्कुल, आपने कई बातें बहुत ज्यादा सच बोली। जिस प्रकार से कश्मीर में खानदानी राज था, खानदानी राज की वजह से क्या कुछ डिस्ट्रक्शंस हुई थी कश्मीर में, चाहे अब्दुल्ला मुफ्तीज की बात करें, नतीजा आपके सामने ही है कि आज कश्मीर किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है। और आप भी जानते हैं कि कश्मीरी आप किसी भी बहकाव में नहीं आएंगे। हमारे दर्शकों में जितने भी पाकिस्तानी हैं या जितनी भी पाकिस्तानी आवाम हमें देख रही है, बस एक ही गुजारिश है कि कश्मीर के नाम पे, इंडिया के नाम पे प्रोपेगेंडे बंद करें। और अगर आप कर भी रहे हैं, उससे हमें घंटा ही फर्क पड़ता है। वेल, आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे ही रियलिस्टिक स्टोरी से और ऐसे ही फेसेस से जो कि कश्मीर विजिट कर भी चुके हैं और जो भी मुस्लिम है। आप देख पा रहे हो, अगर पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स इस टाइम पे हमें देख पा रहे हैं, तो ये भी एक मुस्लिम ही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करते हैं। क्या कुछ विचारधारा थी, ये भी एक मुस्लिम ही है। तो मुस्लिम, अगर यहाँ पे हर एक मुस्लिम जो है आके झूठ नहीं बोल सकता, हर एक इंसान को यहाँ पे पैसे देके नहीं बुलवाया जा सकता है। तो आप जितने प्रोपेगेंडे करते हो आप कर ले। आपकी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आजकल नहीं सुनी जाती है और इंशाल्लाह ना सुनी भी नहीं जाएगी। वेल, आपका पूरे बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत सारी रियलिस्टिक स्टोरी से आगाह कराने के लिए और बहुत सारी ऐसी सच्ची बातों से आगाह कराने के लिए जिससे शायद ही ये बेखबर थे। ऐसे ही फेसेस से आपको आगाह कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि अपनी इंडिया की आवाज जो है वो हम आप तक पहुंचाए और वर्ल्ड में जितने भी मुल्क है उन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।